हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें इस वीडियो पर हम लोग जितने भी फिजिक्स के संपूर्ण फिजिक्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, इन प्रश्नों के बारे में कुछ पेपर के बारे में आप लोग को मैं बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले। देखिए, पेपर में आपको ये सबको पता है कि 70 नंबर का पेपर आता है। तो अब देखिए, इस पेपर में आपका 4 तारीख का पेपर है। तो इसके बाद आपको क्या क्या करना है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये प्रश्न किस प्रश्नों के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से प्रश्न इनको पढ़कर सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है, देखिए जो 6वां, 7वां, 8वां है, इनमें आप लोगों के दो दो क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये 4 दूना 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 में से आपको 4 अटेंड करने रहते हैं। तो ये वाला पोर्शन पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आप चित्र पढ़। इसके बाद 5वें में आपके 4 पार्ट आते हैं, तो ध्यान रखना है, उसमें भी पूरा आपका सॉल्व आपको करना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों से आपके एक प्रश्न का जो अंक होगा वो होगा मैक्सिमम 5 नंबर और मिनिमम 4 नंबर, ये ध्यान रखना है। छोटे क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं इन प्रश्नों से, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं बन सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इन प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं पूरा आपका कि कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में लिए गए हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपने प्रश्न संख्या आपकी जो 1 है वो ये है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है इसमें। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी आप कह सकते हैं या अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो अक्ष पर स्थित वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, यहाँ पर भी वैद्युत विभव निकालना है, ध्यान रखना है। देखिए, ये आपको यहाँ पर भी वैद्युत विभव और यहाँ पर भी वैद्युत विभव। ठीक है, ये आपका अच्छी स्थिति अंदर जिसको हम लोग कहेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है जो कि शून्य होता है, V बराबर 0 इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। समविभव पृष्ठ क्या है, तो इसकी आप लोगों को समविभव पृष्ठ, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं और आवेश Q दो खोखले क्रमशः R1 तथा R2 है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि R1 बड़ा है R2 से, इस प्रकार से वितरित किया जाता है। अब यहाँ पर आवेश होना चाहिए, आवेश Q को इस प्रकार वितरित होना किया जाता है ताकि उसके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न आपको, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इसको मैं आपको ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। ये NCERT का है, NCERT किताब में आपको इसको मिल जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है, और इसका वीडियो भी आपको बनाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 पर है। प्रश्न संख्या 5 में वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलित स्थिति में Q कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो आपको W बराबर निकालना है इसमें, ये आपको व्यंजक करवाया गया होगा। अब चलते हैं धारिता। ठीक है, धारिता की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपका यहाँ से आने वाला है, एग्जाम में आता ही है, जरूर आपका आता है, तो उसको ध्यान से पढ़ें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, मतलब व्यंजक प्राप्त करना है। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। देखिए आपको एक यहाँ पर फैक्ट लिखना पड़ेगा कि इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हम लोग क्या करें कि इसकी धारिता कब बढ़ सकती है, कब घट सकती है। तो प्रभावित करने वाले आपको कारक लिखना है यहाँ पर। देखिए कारक अगर कहे कि कारक लिख दीजिए, जैसे कहे कि यहाँ बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच पर
भरा परावैद्युतांक इन पर निर्भर करता है। तो इसका भी आपका डेरिवेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका भी सारे कोशिश की जाएगी कि सारे क्वेश्चनों का वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाए बना के। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर चलते हैं। किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। जिसमें संधारित्र की धारिता मतलब धारिता की ही परिभाषा आपको लिखना है। धारिता की परिभाषा लिखिए। तो वैद्युत धारिता, संधारित्र की धारिता की परिभाषा ये लिखना है। Q बराबर क्या होता है, वो C बराबर Q अपॉन V। तो ये आपकी संधारित्र की धारिता, यहाँ से आपको परिभाषा बना लेनी है। एक फैरेड विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर देखिए 1 फैरेड की भी परिभाषा लिखना है। इससे क्या तात्पर्य है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो तो संधारित्र की धारिता। देखिए जब प्लेटों के बीच में कोई के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाएगा तब आपको व्यंजक प्राप्त करना है। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए कि ये परिभाषा भी दे सकता है, लेकिन अब प्रश्न कैसे देगा, हो सकता है कि ये वाला किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से, ये वाला प्रश्न ऊपर ट्रांसफर कर दे और जो ऊपर परिभाषा लिखना है वो नीचे आपको न्यूमेरिकल के तौर पर दे दे, जो कि इसी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बदल सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच ये वाला प्रश्न व्यंजक जो है वो आपका आने के चांसेस हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दर्शाइए कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर बल परिणाम कितना, हाफ, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, हाफ Q इंटू E, जहाँ Q संधारित्र पर आवेश है और E पट्टिका के बीच विद्युत क्षेत्र का परिणाम है, ठीक है। घटक 1/2 के मूल को समझाइए। तो ये आप लोगों को ये डेरिवेशन भी आपका ये NCERT मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है तो इसका भी आपका वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये भी आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपका NCERT से है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। तो गतिशीलता का डेरिवेशन करना है, उसमें विशिष्ट चालकता तथा गतिशीलता में संबंध स्थापित करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 के में भी आ सकता है। तो अब देखिए गतिशीलता से क्या तात्पर्य, फिर से वही आ गया, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध बताना। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके भी आपको डेरिवेशन आपके मिल जाएंगे और ये कहाँ से पढ़े जाएंगे सारे क्वेश्चन, ये भी आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से संबंधित व्यंजक का निगमन कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप ये ध्यान रखेंगे। अनुगमन क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है 5 नंबर का, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, किसी सेल के विद्युत वाहक बल उसके सिरे के बीच टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताने वाले सूत्र को स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध संबंध बताने वाला सूत्र स्थापित करना है। विद्युत वाहक बल, इसके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर मतलब विभवांतर दोनों का, मतलब ये आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए समझाइए। इसमें दोनों नियम लिखना है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसके सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। सवालों के बारे में अभी लास्ट में चर्चा होगी, किस चैप्टर के आपके सवाल लगाना किसके नहीं। तो यहाँ के इसके सवाल आपको लगाने हैं, सवाल भी आपका यहाँ से आएगा किरचॉफ के नियम से और व्हीटस्टोन
सेतु से। तो अगला प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर 15, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इससे डेरिवेशन भी आपको और इससे सवाल भी आपको, ठीक है। और इसके सवाल कहाँ से आएंगे आपका, एनसीईआरटी किताब। अब एनसीईआरटी किताब के जितने भी एग्जाम्पल है उनसे सवाल आएंगे, एनसीईआरटी का ही सवाल आएगा। और ध्यान रखिए एनसीईआरटी और सन 2023 में जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आए वो जरूर आप कर लें। जो आपके सन 2023 में जो पेपर हो चुके हैं उनसे सेट आप जरूर सॉल्व कर लें, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बायो सेवर्ट। हम लोग मैग्नेटिक यूनिट तक पहुंच जा चुके हैं। बायो सेवर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। देखिए बायो सेवर्ट नियम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और धारावाही चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है तो ये आपका वही बायो सेवर्ट का नियम ही आपको प्रूव करके लिखना है, बायो सेवर्ट का नियम लिखना है, ठीक है। इसमें बायो सेवर्ट का नियम ही लिखना है, बायो सेवर्ट का नियम आप लोग जानते होंगे। अब इसके बाद बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट से कुछ ना कुछ आपको जरूर चर्चा करेगा, भला ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका दे कितने में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17वां हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की। क्वेश्चन नंबर 18वां ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इस साल के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन आया है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आया है, तो इस साल बहुत आने के चांसेस हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है लेकिन आएगा जरूर। एम्पियर के परपति नियम लिखिए। एम्पियर के परपति नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए एम्पियर का परपति नियम लिखना है और उसका उपयोग करते हुए हमको सूत्र भी स्थापित करना है। कब, एक धारावाही सीधे अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण। अब एम्पियर का परपति नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये डेरिवेशन भी आपका इम्पोर्टेंट, ये आएंगे 5 नंबर का ही जब भी आएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है। इसमें दो समांतर धारावाही रुजुरेखी तारों के बीच लगने वाला बल के लिए सूत्र यह है आपका F/L बराबर μ0/2π इंटू I1 I2/R। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें परिवर्तित कर सकता है, इंपॉर्टेंट है कि एम्पियर की परिभाषा लिखते हुए ये प्रूव करिए। एम्पियर की परिभाषा लिखते हुए इसको प्रूव करना है, ये परिवर्तित कर सकता है क्वेश्चन में। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 21वां है। आपेक्षिक चुंबकीयशीलता, चुंबकशीलता तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इनकी परिभाषा लिखना है और इनमें संबंध भी बताना है, अथवा करके ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी देख लेंगे। अब बात करते हैं, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 22वां जो कि आपका है लाइट यूनिट का। किसी अवतल गोली दर्पण पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त करना है, जो कि N/V यहाँ पर बराबर N/V माइनस (1/U) बराबर N-1 और 1/R। ये इस तरीके से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों आपके आ सकते हैं। एक ये है आपका, ठीक है, वो अवतल गोली पृष्ठ के लिए है, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए, दोनों, ये ध्यान रखना है। सूत्र दोनों के सेम आएंगे। इसके बाद अगला नंबर बात करते हैं हम लोग, अगला नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 24वां। किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये ध्यान रखना है। ये आपका, ये दो प्रकार के होते हैं, जब लेंस का माध्यम क्या हो,
लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो और लेंस के जब दोनों ओर का माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयोजन की फोकस दूरी निकालना है। और ये संयोजन की फोकस दूरी निकालना है, इसके आगे सवाल भी जोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी क्षमता तक जाएगा। P1 प्लस P2 आपको प्रूव करना रहेगा, ये ध्यान रखना है। डेरिवेशन आपका क्वेश्चन नंबर 25, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म वाला, ठीक है। इसका आपका वीडियो ये सारे जो है डेरिवेशन के आपके वीडियो मिल जाएंगे आपको जल्दी से जल्दी। अब आगे चलते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से आप इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाते हुए, देखिए इसको अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, लेकिन अगर ये ऑप्शन में आता है तो इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको अगर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के लिए बता रहे हैं, तो अगर ऑप्शन में आता है तो इसको आप ड्रॉप करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा लिखनी होती है और चित्र भी बनाना होता है। जब कुछ ना समझ में आए तो भैया लिखना जरूर है, चित्र बना के अगर थोड़ा लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसा इसमें ये क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 में भी ऐसा ही है। और 29वें नंबर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन दो टाइप के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या अपवर्तन। तो इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या है, तरंगार्घ क्या होता है। इसके बाद आपको ये प्रूव करने को आए, दोनों क्वेश्चनों के डेरिवेशन आपको मिलेंगे वीडियो में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए, दो तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। व्यतिकरण की परिभाषा लिखना, समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। और मतलब इसमें डेरिवेशन भी पूरा प्रूव करना रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बहुत पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण ये प्रूव करना रहेगा। और प्रकाश स्थापित कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कीजिए, ये ध्यान रखना है। द्रव्य तरंगे क्या होते हैं, द्रव्यरागी तरंगदैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका आएगा 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये भी आपका आएगा तो 3 नंबर पे ही आएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें थ्योरी ज़्यादा है। ये भी आपका वही है, तरंगदैर्घ्य क्या होती हैं, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। इसमें भी द्रव्य तरंगे पहले लिखना है। सिद्ध कीजिए कि वी वोल्ट द्वारा त्वरित किए गए किसी इलेक्ट्रॉन से समृद्ध दाबरागली तरंगदैर्घ्य इतनी 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 आपको निकालनी। तो यहाँ तक आपको फार्मूला प्रूव करना रहे। ये √150 का मान है, निकाल के रख दिया है 12.70 से करके, और कुछ नहीं है। यहाँ पर रदरफोर्ड का अल्फा कल्पकरण मॉडल, ये देखो थ्योरी आपकी ये आएगी 36। तो बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। अच्छा, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए और इसके बाद इसकी कमियां भी लिखिए। ये भी आगे क्वेश्चन आपका हो सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा स्पेक्ट्रमी रेखा की एक लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्श्व श्रेणी की उत्पत्ति कीजिए। तो ये आप लोगों का ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो हो गई क्वेश्चनों की बात। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, जैसे गॉस प्रमेय वाला, ठीक है। तो गॉस प्रमेय का जो 3 ठो डेरिवेशन है उसके, वो जो मैंने वीडियो भी बनाया है उसका एक डेरिवेशन का भी बाकी है। और वो आप पहले वाले चैप्टर के भी डेरिवेशन 2 ठो हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृतकार, वहाँ पर भी आपको 3 डेरिवेशन देख लेने हैं, ठीक है। ये चैप्टर के आपके डेरिवेशन छूट गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सवाल कहाँ से आएंगे और किन चैप्टरों को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये दोनों चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं, समझ गए। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ये दोनों चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। इन दोनों चैप्टर से आप मान चलिए कि आपको लगभग दोनों चैप्टर से, मेरा मानना है 8 से 10 नंबर के बीच में इन दोनों चैप्टर से आपको मिलेगा, ठीक। तो अगर हम लोग पूरा का मतलब ये कि इन दोनों चैप्टर के आपको सवाल भी लगाने हैं, ठीक। दोनों के सवाल लगाने हैं। और सवाल किस किस के लगाने हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ एक ठो, जिसमें आप सवाल लगाएंगे, ठीक। सवाल की जो लिस्ट है, पहला नंबर वो है आपका
धारिता चैप्टर के आप सवाल वहाँ से शुरू करेंगे, धारिता के आप सवाल लगाएंगे, धारिता के सवाल लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर आप सवाल लगाएंगे किरचॉफ के नियम, किरचॉफ नियम और व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित सवाल लगाएंगे। और वो भी जो व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम दोनों से संबंधित सवाल लगाना। ये सवाल आपको ज़्यादातर 90% या इस बार सवाल आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। एनसीईआरटी ध्यान रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी और कुछ रिपीट भी करेगा, तो आपको पुराने पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। अभी आपको पूरा टाइम टेबल मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको जो लगभग आपका एक दिन रहेगा 24 घंटे में आपको मिलेंगे पेपर से पहले, तो कितना पढ़ना। तीसरा टॉपिक है आपका सवाल का, जो तीसरा टॉपिक सवाल का है उसमें आप पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और प्रत्यावर्ती धारा। इसके पूरे सवाल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये इसके सवाल आपको लगाने हैं। और ये चैप्टर पूरा ही पढ़ना है आपको समझ गए। इसमें आप इस चैप्टर में कुछ ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। अब अगर आगे बात करें हम लोग अगले टॉपिक की ओर, तो जो प्रकाश की चैप्टर है, लाइट यूनिट है, प्रकाश वाले से क्या क्या करना है। प्रकाश वाले यूनिट से, जो आपकी प्रकाश यूनिट है, प्रकाश यूनिट है, उससे आपको सवाल लगाने हैं लेंस के, ठीक है। लेंस के सवाल लगाने हैं, वो भी कौन से, द्रव में डूबने पर इफेक्ट उसका। द्रव में जब हम किसी भी लेंस को द्रव में डुबो देंगे तो लेंस के जो द्रव में डूबने वाले सवाल हैं वो, ठीक है। द्रव में किसी भी लिक्विड में डूबने वाले सवाल आपको लगाने हैं। और इसके बाद व्यतिकरण के सवाल लगाने हैं आपको, व्यतिकरण के सवाल, ठीक है। और जो आपका अगला है तो वो है परमाणु, परमाणु तथा नाभिक, नाभिक। देखिए इनमें इनके कुछ सिलेक्टेड सवाल हैं जो आते ही हैं, तो इनके सवाल आपको लगा लेना। ये चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं पहले इसके क्वेश्चन तो पहले ही बता चुका, 9 क्वेश्चन कौन से, तो सवाल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ, लास्ट वाले चैप्टर में आपको जो ट्रांजिस्टर पढ़ना है, तो देखिए उसको भी आपको याद कर लेना है, चालक, अर्धचालक, ठीक है। और एनपी संधि, पीएन संधि, ये आपको 2-3 क्वेश्चन है, उनको आपको समझ के याद करना है। और आप रट्टा मार सकते हैं, वो थ्योरी है, उसको आप रट सकते हैं, तजाल नहीं, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं, ये सारी चीज़ें साफ करने के बाद अब हम लोग चलते हैं टाइम टेबल की ओर, कि हमको किस तरीके से वो समय मैनेज करके इतना ऐसे मैनेज करना है कि हम पूरा आपका सिलेबस कवर कर सकें। तो देखिए जो समय है वो 21 तरीके से दिया जाएगा। आप लोग जब 2 तारीख को अंग्रेजी का पेपर दे के आएंगे तभी आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अंग्रेजी की पेपर देने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 3 वीडियो देख लें, 3 या 4 डेरिवेशन के आप वीडियो देख लें, अगर आते हैं वीडियो तो आपको अंग्रेजी के पेपर से पहले, ठीक है। वो उसके लिए भी आपको समय नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब उसका सबसे पॉइंट नंबर 1 कि जिस दिन आप पेपर देने के आएंगे, 5 बजे आपका पेपर छूटेगा, तो 2 तारीख को शाम को ही आप रात में, 2 तारीख को मतलब कि 2 और 24 को आप रात में ही क्या करेंगे कि उसी दिन थोड़ा सा आराम करने के बाद आपको वहीं रात में मेहनत करनी पड़ेगी। उसी रात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने साथ जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, जगाना पड़ेगा अपने आप को। तो उस दिन आप लोगों को ये मान चलिए 8 बजे से लगा के लगभग 12 बजे तक, ये 4 घंटे में आप लोगों को
केवल और केवल क्या करना है कि जो आपका फिजिक्स सेकेंड पेपर है, फिजिक्स सेकेंड पेपर आपका, उसके पूरे डेरिवेशन आपको कर जाने हैं। ठीक है, पूरे डेरिवेशन आपको पढ़ जाने हैं, कर जाने हैं, लिख लिख के प्रूव कर देने हैं, जितने भी हैं सेकेंड पेपर के। ठीक है, ये आपको काम करना है 2 तारीख को। ठीक, सेकेंड पेपर के जितने भी डेरिवेशन है वो कर देना। अब दूसरा जो आप लोग करेंगे वो, अब आपको सुबह जो 3 क्या डेट, उस दिन सुबह आपको आराम से 12 बजे के बाद आप सो जाइएगा तो तभी आप जग पाएंगे। आराम से आप 7 बजे से लगा के, और इसके बाद आप लगभग 11 बजे तक, ठीक है, 7 बजे से 11 बजे तक आप क्या करेंगे कि फर्स्ट पेपर के पूरे डेरिवेशन आप लगा लेंगे। फर्स्ट पेपर के पूरे डेरिवेशन आपको प्रूव कर लेने हैं। देखिए, जिन जो डेरिवेशन आपको बिल्कुल आ रहे हैं, जिनमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, आप मुँह ज़बानी उसको रटे हुए हैं, तो उसका भी लिखने का डेरिवेशन तरीका भी आपको आना चाहिए। तो उनको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, गलती ना हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड बन जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि पहले चैप्टर के डेरिवेशन आपको नहीं आते हैं या गॉस थ्योरम प्रूव करना नहीं आता है, तो ये थोड़ा दिक्कतदायक हो जाएगी। इतनी तैयारी तो आप किए होंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं, तो ये फर्स्ट पेपर के पूरे डेरिवेशन आपको कर लेने हैं। अब आपको अब यहाँ पर 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद, खाना पीना खाने के बाद आप 1 बजे फिर से बैठेंगे, और जो आपका लगभग चलेगा ये वाली शिफ्ट 4 बजे तक, जिसमें आप लोग क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए, थ्योरी से पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे जो चैप्टर के मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर कौन से चैप्टर से शुरू करेंगे न्यूमेरिकल, तो मेरा मानना है कि आप चैप्टर शुरू करिएगा धारिता से। ठीक है, अगर आपने पहले ही द्रव के या उस अदर चैप्टर के उठाए तो आपको थोड़ा सा डिसमोटिवेट हो जाओगे आप, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल अगर आपका उलझा तो फिर आप झल खा जाओगे और फिर इसके बाद क्या पता लगाओ भी ना। तो ये ध्यान रखना, धारिता से शुरू करना है और 1 बजे से 4 बजे तक। अब जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपकी थ्योरी क्लियर होगी, फार्मूले और मिली वगैरह आपका वो आएगा, छोटे छोटे जो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें आगे, जो हमको 4 बजे या 4:30 बजे से शुरू करना है, वो शुरू करना है कि हम एक बार फिर से जो आपका लगभग 7 बजे तक का समय रहेगा, वो रहेगा आप लोगों का छोटे छोटे क्वेश्चनों का, उनके सारे चैप्टरों के छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब कि लघुत्तरी क्वेश्चन जो 2 नंबर 3 नंबर के आप आते हैं, ये आपको काम करना है। ठीक है, अब रात में आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा नहीं जगना है, पेपर है आपका सुबह से, क्योंकि तो आप लोग 8 बजे से लगभग 10 बजे तक आप ज़रूर जो है डेरिवेशन, जिस डेरिवेशन में आपको दिक्कत आ रही है उसको रिवाइज कर लें, थोड़ा न्यूमेरिकल एक बार और देख लें 2 घंटे में, और कल सुबह क्या करना है 7 से 12 बजे तक, कल सुबह क्या करना है 4 तारीख को, उसकी प्लानिंग कर लें कि हमारा जो बचा रहेगा हम वो वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो ये आपको मैंने टाइम सेट कर दिया है जिस हिसाब से आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक जाते जाते एक बात और कि आपके कुछ प्रमुख डेरिवेशन जैसे प्रिज्म हो गया, प्रकाश के हो गए, और वीटो स्टैंड सेतु वगैरह हो गया, तो इनकी वीडियो आपको वही आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखते हुए आपको प्रूव कर देना। एक बार वीडियो देखोगे, छोटे छोटे रहेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से प्रूव कर पाओगे। ठीक है।